प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पीसी मीणा, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट का टॉपिक डेमोक्रेसी पर मैं आज अपना व्याख्यान देना चाहूँगा। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की सफलता के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, इनके बारे में मैं आज बताना चाहूँगा। डेमोक्रेसी जिसे लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस तथा क्रेटिया से मिलकर बना है, जिनका अर्थ क्रमशः जनता तथा शक्ति होता है। अतः शब्द की उत्पत्ति के आधार पर लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ जनता की शक्ति अथवा शासन से है। शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करती है, जिसमें सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, वह जनता के हितों की रक्षा करती है तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र को बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, बहुत सारे विद्वानों ने की अलग अलग परिभाषा हैं, लेकिन अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है वो सर्वसम्मत परिभाषा है कि जनतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। तो ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता ही सरकार को स्थापना करती है और सरकार पर नियंत्रण रखती है, सरकार उसके हितों की रक्षा करती है तथा उसकी इच्छा पर्यंत ही अपने पद पर आसीन रहती है। लोकतंत्र के रूप की बात करें, लोकतंत्र के दो रूप हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासनिक कार्यों में भाग लेती है। इसमें जनता शासन सत्ता अपने प्रतिनिधियों को नहीं सौंपती, बल्कि वह एक जनसभा के रूप में एकत्रित होकर सार्वजनिक मामलों पर विचार विमर्श करती हैं, नीति निर्धारित करती हैं, कानून बनाती हैं, शासन संचालन अधिकारियों को नियुक्त करती हैं तथा उन पर नियंत्रण रखती हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल उन्हीं राज्यों में संभव हो सकता है जिनका आकार छोटा हो, जिनकी जनसंख्या बहुत कम हो, जहां समस्त निर्वाचक एक स्थान पर एकत्रित हो सकें और जहां शासन की समस्याएं कम और सरल हों। बड़े समाजों और राज्यों में जहां समस्त निर्वाचकों के लिए एक स्थान पर एकत्रित होना संभव नहीं है, वहाँ शासन की समस्याएं जटिल हैं, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं हो सकता। तो वर्तमान 21वीं सदी में, चूँकि उस ज़माने में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, प्राचीन यूनान में इस तरह के प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित था, जहाँ 10,000 या 5,000 जनसंख्या होती थी, वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित था। वर्तमान समय में स्विट्ज़रलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर कुछ राज्यों में आज भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रचलित है, जहाँ पर आज भी वहाँ पर जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो 3 उपकरण हैं, जिसमें सबसे पहला उपकरण है लोक निर्णय। तो लोक निर्णय प्रत्यावर्तन की प्रणाली आजकल प्रत्यक्ष लोकतंत्र का निकटतम स्वरूप मानी जाती है। लोक निर्णय वह विधि है जिसमें विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों पर जनता की स्वीकृति ली जाती है। दूसरा है आरंभिक, आरंभिक के माध्यम से जनता को कानून निर्माण करने का अधिकार मिलता है। तीसरा है प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन वह साधन है जिसके अनुसार जनता व्यवस्थापिका सभा में अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को अवधि से समाप्त होने से पहले ही वापस बुला सकती है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वर्तमान विशाल राष्ट्रीय राज्यों के लिए अव्यवहारिक है, वर्तमान में संभव नहीं है। अगर हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है, प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात रखती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आधुनिक विशाल राज्यों में सभी नागरिकों को एक स्थान पर एकत्रित होना, सभी के द्वारा कानूनों का निर्माण करना तथा नीति निर्धारण करना संभव नहीं है। अतः इस शासन प्रणाली में जनता एक निश्चित समय के लिए अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है। तो इस तरह से हम कहते हैं लोकतंत्र के 2 रूप हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र के प्रमुख लक्षण हैं, जिसमें लक्षण एक ऐसा शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र को हम तब तक भली भांति नहीं समझ सकते जब तक उनके लक्षणों का परीक्षण नहीं कर लें। जैसे मानव व्यक्तित्व की गरिमा, लोकतंत्र का आधारभूत होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व की गरिमा तथा उसके व्यक्तित्व को पूर्ण मान्यता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनुष्य स्वयं साध्य माना जाता है, साधन नहीं।
तो मानव व्यक्तित्व की गरिमा को इसमें महत्व दिया जाता है। इसी तरह से राजनीतिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण राजनीतिक स्वतंत्रता है। राजनीतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि नागरिकों को स्वतंत्र रूप से बिना किसी बाह्य दबाव से अपने प्रतिनिधियों को चुनने तथा राजनीतिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त लोकतंत्रीय शासन में लोकमत ही सरकार को मर्यादा और नियंत्रण में रख सकता है। अतः लोगों के विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन तथा संगठन की स्वतंत्रता, सरकार के कार्यों की आलोचना करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। समानता, लोकतंत्र में समानता को एक प्रमुख प्रधान माना जाता है। समानता के 3 रूप हैं: राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। राजनीतिक समानता से तात्पर्य है कि सभी वयस्क नागरिकों को समान रूप से मताधिकार तथा अन्य प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। सामाजिक समानता से तात्पर्य है कि समाज में जन्म, जाति, रंग, संप्रदाय और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक समानता का अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। आर्थिक समानता से तात्पर्य यह है कि समाज में धन की असमानता कम से कम होनी चाहिए, लोगों को अवसरों की समानता प्राप्त हो तथा सभी व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा एवं आर्थिक न्यूनतम की प्राप्ति होनी चाहिए। कानून का शासन, लोकतंत्र एक प्रकार का कानून का शासन है माना जाता है। कानून के शासन का तात्पर्य यह है कि न्याय की समानता से है, अर्थात कानून के समक्ष धनी एवं निर्धन सभी समान समझे जाते हैं। सभी नागरिकों को समान अधिकार, समानता के सुअवसर प्राप्त होते हैं। कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। देश के शासन किसी प्रकार के किसी समूह विशेष की इच्छा के अनुसार न होकर सर्वसामान्य कानून के अनुसार ही होता है। राजनीतिक उत्तरदायित्व, लोकतंत्र का अर्थ विचार विमर्श द्वारा शासन है तथा व्यवहार में इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत बहुमत द्वारा शासन किया जाता है। परंतु बहुमत का कर्तव्य यह नहीं है कि वह अल्पमत वर्ग का दमन करे, बल्कि अपनी संख्या के बल पर अपने निर्णय थोपे। उनको चाहिए कि वह अल्पमत वर्ग के विचारों का उचित आदर करें, शासन संबंधी नीतियों के निर्माण में उनका सहयोग प्राप्त करें, इस तरह बल दें। इसी तरह से लोकप्रिय संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जनता द्वारा एक निश्चित समय के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। यद्यपि शासन प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है, परंतु शासन की शक्ति का स्रोत जनता को माना जाता है। लिखित संविधान तथा शक्तियों का पृथक्करण, लोकतंत्र में लिखित संविधान होना बहुत जरूरी है और लिखित संविधानों के साथ साथ जो सरकार के 3 अंग हैं, इनमें शक्तियों को भी समान रूप से बंटवारा होना चाहिए ताकि लोकतंत्र सुचारू रूप से चल सके। कोई भी जो अंग है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सके। प्रशासकों के शांतिपूर्ण परिवर्तन, लोकतंत्र के प्रमुख लक्षण ये भी है कि इसमें शासकों को बदलने किसी क्रांति या विद्रोह की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से इसमें परिवर्तन हो जाता है। शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्ति अपने पद से हट जाता है। लोकतंत्रात्मक केंद्रवाद, समाजवादी विचारक लोकतंत्रात्मक केंद्रवाद को लोकतंत्र की व्यवस्था का ही रूप मानते हैं। वे इस बात पर बल देते हैं कि जहां पश्चिमी देशों में नौकरशाही केंद्रवाद को अपनाया गया है, वहां सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों में लोकतंत्रात्मक केंद्रवाद को अपनाया गया है। नौकरशाही केंद्रवाद में उच्च पदस्थ सरकारी पदाधिकारियों द्वारा साधारण जनता का शासन में कोई भाग नहीं होता। इसके विपरीत लोकतंत्रात्मक केंद्रवाद नागरिकों को शासन कार्यों में भाग लेने का समुचित अवसर प्रदान किया जाता है। स्थानीय इकाइयों को अपने विषयों का प्रबंध करने की पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाती है तथा उन्हें अपने पद से उच्च सरकार के अंगों की गतिविधियों में भाग लेने की पूर्ण अवसर दिए जाते हैं। सर्वहारा का अधिनायकवाद, ये समाजवादी लोकतंत्र का मुख्य तत्व है। साम्यवादी विचारकों के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था को क्रांति द्वारा नष्ट कर दिए जाने पर एक नई व्यवस्था की स्थापना होगी, जिसे सर्वहारा का अधिनायकवाद कहा गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत समाज तथा राज्य की समक्ष शक्ति श्रमिकों के हाथों में आ जाएगी। उत्पादन के साधनों पर सर्वहारा का नियंत्रण हो जाएगा, परंतु सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थायी व्यवस्था न होकर केवल एक संक्रमणकालीन व्यवस्था होती है। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी समानता को अधिक महत्व दिया जाता है। और आज इतना ही। कल की क्लास में डेमोक्रेसी के जो गुण हैं उन पर अपन चर्चा कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी के कौन कौन से मेरिट्स हैं, कौन से डीमेरिट्स हैं, इन पर अपन देखेंगे। इसके अलावा डेमोक्रेसी के अलावा जो लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, इन पर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे लिखित संविधान होना जरूरी है, सशक्त राजनीतिक दलों को होना जरूरी है, स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस का होना जरूरी है, नागरिक स्वतंत्रता होना जरूरी है,
सतत नागरिक जागरूकता होनी चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस होनी चाहिए, स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, संवैधानिक साधनों में आस्था होनी चाहिए, राजनीतिक समानता होनी चाहिए, योग्य और निरक्षर नागरिक सेना होनी चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, स्वच्छ और स्वस्थ नेतृत्व होना चाहिए। अगर स्वच्छ और स्वस्थ नेतृत्व होगा तो लोकतंत्र अच्छी तरह सफल हो पाएगा। और जो नागरिक हैं वो भी साक्षर होना चाहिए। जो निरक्षर हैं वो अपने मत का मूल्य नहीं समझते हैं या अपना वोट का मूल्य नहीं समझते हैं। इसलिए क्या है कि लोकतंत्र में लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां हैं उनको भी हमें समय रहते समाधान करना जरूरी है। तभी हमारा लोकतंत्र इस सफलतापूर्वक आगे चल सकता है, आगे कार्य कर सकता है। छात्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।